हम्म। अच्छा, उसके बाद हम पूछेंगे कि पहले आपने कंसेप्शन कैसे हुई, फिर कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, फिर दूसरा आप बुक्ड हो या नहीं, यानी आप ये पूछे, बुक्ड का नहीं बताएंगे, आपको पूछेंगे आपका कार्ड बन गया है, ठीक है। और फिर कौन से हॉस्पिटल में, वो कहे कि जामशोरो का कोई हॉस्पिटल है, वो कहे हैदराबाद का, अब मेरी अगर वो कहे किसी क्लिनिक का नाम ले तो शी हैज बीन बुक्ड एंड सुपरवाइज्ड केस अंडर प्राइवेट हॉस्पिटल ऑफ फलाना सिटी, ठीक है, इस तरीके से। फिर हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, कुछ चीजें जरूरी होती है। एक तो हम पूछेंगे कि आपका जब आपका प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, फिर वो कहे कि मैं हॉस्पिटल गई, वहां पे मैंने फोटो करवाया, तो इट प्रूव्स कि उसका अल्ट्रासाउंड हुआ था। फिर हम पूछेंगे अच्छा फोटो हुआ था, फिर डॉक्टर ने आपको क्या कहा, उसने कहा, डॉक्टर ने कहा बच्चा ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड वाज डन एंड इट वाज नॉर्मल, ठीक है। फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें हमेशा पेशेंट को डॉक्टर क्या देता है, फॉलिक एसिड, ठीक है। कभी ये नहीं कहना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आयरन सप्लीमेंट्स दी, भले एनीमिया का केस हो कुछ भी हो, डॉक्टर नहीं देता आयरन सप्लीमेंट, मतलब दे सकता है अगर वो डायग्नोस्ड केस ऑफ अनीमिया हो। लेकिन सबसे जरूरी जो विदाउट एनी टेस्ट वगैरह हमने क्या देनी होती है, फॉलिक एसिड, टू प्रिवेंट फ्रॉम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ठीक है। तो हम कहेंगे आपको डॉक्टर ने कोई फौलाद की गोलियां दी थी, ठीक है, क्या फौलाद की गोलियां, वो कहेगी हाँ मैं खा, आप हम पूछेंगे आप खाएं खाती है, फिर अगर वो कहेगी हाँ मैं रोज खाती हूँ, तो हम कहेंगे शी हैज बीन टेकिंग फॉलिक टेबलेट्स रेगुलरली एंड अल्ट्रासाउंड वाज नॉर्मल। फिर उसके बाद कुछ सवालात हैं हर ट्राइमेस्टर में आपने उससे पूछने हैं, कि मतलब कि आपको एक तो आपने प्रॉपर जो प्रेगनेंसी रिलेटेड हो गया, वॉमिटिंग का पूछ लिया, और नोजिया वॉमिटिंग का पूछ लिया, ठीक है। फिर दूसरा आपने क्या करना है, यूटीआई का पूछना है, कि आपको पेशाब ज्यादा तो नहीं आता, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्योंकि यूटीआई का एक सिम्टम ये होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन बढ़ जाती है, यानी उसको अर्ज टू मिक्चुरेट, यानी पेशाब करने की अर्ज जो होती है वो फ्रीक्वेंटली आती है, ठीक है, क्योंकि इरिटेशन होती है ना, इस वजह से। फिर उसके अलावा आपको दर्द तो नहीं होता, जलन तो नहीं होती पेशाब करते वक्त, ठीक है, तो ये यूटीआई की हिस्ट्री हमने पूछनी होती है। तीसरा, हमेशा टॉर्च इन्फेक्शंस को रूल आउट करने के लिए फीवर विथ रेश की हिस्ट्री पूछनी होती है। चौथा, आपने डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना, बच्चादानी से खून आना या पानी आना। तो ये चार पांच तो सवाल हर ट्राइमेस्टर में पूछनी होती है। वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग हो गया, दूसरा आपने पूछना है यूटीआई के मुतालिक सवाल करना है, तीसरा फीवर विथ रेश का, यानी बुखार, और साथ में जो जिल्द है वहां उस पर धब्बे तो नहीं आई, सिनी में छापा तो न थे खलते, क्या दाने तो नहीं हुए, या छापा क्या था, दाने तो नहीं हुए, बुखार के साथ दाने तो नहीं आए स्किन खा चमड़ी पे, ठीक है। सही है। और फिर उसी तरह वजाइनल डिस्चार्ज का भी हर ट्राइमेस्टर में सवाल पूछना है। अब चूंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नॉट वेरी, वो क्या नाम है, ये कहेंगे कि उसमें प्री एक्लेम्सिया और गेस्टेशनल डायबिटीज ये सारी चीजें आफ्टर 20 वीक्स होती है, तो ये हम सारे इसके मुतालिक सवाल स्पेसिफिक कब पूछेंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर में। अच्छा, हम्म। उसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी एक होती है बिटवीन, अच्छा दूसरी, सॉरी एक और बात, कि ना जब भी पेशेंट, अगर वो पेशेंट बुक्ड होगी तो उसका क्या नाम है, टेस्ट हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि टेस्ट करवाना प्रेगनेंसी में जरूरी है, ताकि आपको पता चल जाए कि पेशेंट को हेपेटाइटिस बी तो नहीं है, सी तो नहीं है। दूसरा, हम टेस्ट करते हैं कि हमें ब्लड ग्रुप पता चल जाए उस औरत का, ब्लड ग्रुप से, क्योंकि बाद में अगर उसका कार्ड बना होगा तो फिर क्या होगा कि ब्लड ग्रुप की हम जब भी मतलब बाद में सी सेक्शन वगैरह में खून की जरूरत होगी तो कार्ड के जरिए पता चल जाएगा। उसी तरह दूसरा क्या होता है, थायराइड फंक्शन टेस्ट हम करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अमूमन थायराइड के प्रॉब्लम होता है औरतों को। दूसरा क्या है, ओवर डायबिटीज मेलाइटिस, यानी वो उसको ऑलरेडी डायबिटीज ना हो है, तो फिर वो ऑर्गेनोजेनेसिस, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस होता है ना, तो अगर वो उसका शुगर कंट्रोल में नहीं होगा तो उसके कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकती हैं बच्चे में। तो हम ये पूछेंगे कि आपका खून का टेस्ट, पेशाब का टेस्ट हुआ था, खून के टेस्ट में उन्होंने क्या क्या करवाया था आपको मालूम है, अगर वो कहे नहीं तो हम कहेंगे हर ब्लड टेस्ट वर डन एंड यूरिन टेस्ट वाज डन। यूरिन टेस्ट के क्या है, यूटीआई को रूल आउट करने के लिए, क्योंकि एसिम्टोमेटिक यूटीआई हो सकता है, बैक्टीरिया होंगे तो वो क्या करवाएंगे, पाइलोनेफ्राइटिस करवा सकते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से मदर को इन्फेक्शन हो गया तो फीवर हो जाएगा, मदर को फीवर हो जाएगा तो फीटल ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, और फीटल डिस्ट्रेस होकर फीटल डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हमने प्रेगनेंसी के दौरान कोशिश करनी होती है कि मदर को कोई इन्फेक्शन ना हो, तो इसलिए हम यूटीआई का क्या करते हैं, पहले ही आके उसको भले उसको सिम्टम है, हम फिर भी यूरिन कल्चर करवाते हैं, ये देखने के लिए कोई उसको
एसिम्टोमेटिक यूटीआई ना हो, ताकि उसको फर्दर इन्फेक्शन से बचाए, मतलब पहले ही हम उसको ट्रीट कर लें सिम्टोमेटिक होने से पहले। ठीक है, तो आपका पहले, जब पहले दिन आप जब आप पहली बार हॉस्पिटल गई, तो आपका ब्लड ग्रुप, खून का टेस्ट हुआ, पेशाब का टेस्ट हुआ, आपका शुगर चेक किया गया, और ब्लड प्रेशर, अगर वो ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट है तो उसका हमने वो भी चेक करना होता है। ठीक है, उसी तरह ये तो उसको नहीं पता होगा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का, ये तो अगर नहीं पता तो हम पूछेंगे हेपेटाइटिस बी का टेस्ट हुआ आपका, सी का टेस्ट हुआ, या आपके थायराइड को उर्दू में क्या कहते हैं? थायराइड को उर्दू में क्या कहते हैं, जाने? थायराइड को उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ? पता नहीं, गले का टेस्ट। गले का टेस्ट तो नहीं, क्योंकि वो भी तो खून का सैंपल ही लेते हैं ना। हाँ, खैर तो बस सुनिए। यही बोला जाएगा खून के टेस्ट हुए कि नहीं। अब हाँ, ये बस कैसे यही अलग है। अलग पूछा। उसी तरह आप इसकी ना पूछोगे कि आप गोलियां कौन कौन सी ली, क्योंकि अगर वो फॉर एग्जांपल सीजर की गोलियां ऑलरेडी ले रही है, तो एपिलेप्सी की आई मीन, ठीक है, तो वो हम पूछ लेंगे। अगर वो कहे कि नहीं मैं कोई गोलियां नहीं थी, बस डॉक्टर ने मुझे फौलाद की गोली दी थी, तो हम कहेंगे शी हैज बीन टेकिंग फॉलिक एसिड टेबलेट्स इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर रेगुलरली, इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके अलावा फॉलिक एसिड की दवा लिखनी होती है। ठीक है, दूसरा, अच्छा अब ये तुम मुझे बताओ कि टेटनस का जो इंजेक्शन है, वो क्लास में बताए कि ये कब लगता है? याद करो। है, मेरे अच्छा ख्याल मैं से तुम फर्स्ट में ही लगता देखो, एक तो लगता, अभी डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस के हिसाब से जैसे ही वुमन आए हॉस्पिटल में विद उसकी आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, आपने टेटेनस का इंजेक्शन देना है उसको, और आफ्टर 4 वीक्स उसको सेकेंड डोज ऑफ टेटेनस इंजेक्शन देना है। ठीक है, और उसको हम कहते हैं पट्ठे में आपको सुई लगी है। ठीक है, बटक जो है उसको है। पट्ठा कहते हैं। ठीक है, और सिंधी में उसको कहते हैं दुड। क्या? पट्टा या डुड? दुड, हाँ। डुड में आपको सुई लगी है? हाँ, ठीक है, या बटक में। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पे जो है, अम्मी वाले बता रहे थे कि इनको थर्ड ट्राइमेस्टर में ये लगती है टेटनस का इंजेक्शन। तो अब मुझे ये बताओ कि लफ्ज में क्या फॉलो होता है? मुझे तो फर्स्ट ही लगता है। क्लास मैं में अमीमा बताया। से फोन मैं अमीमा को मैसेज करके पूछती हूँ। हाँ, अच्छा फिर अभी उसके कर। अलावा, हाँ करो तुम, या मैं से याद कर लो, बाद में कर लेना। बीटिंग भी तो हमारी 40-40 मिनट की मशकरी है यहाँ पे। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या नाम है, साथ में अब क्योंकि पेशेंट आ गई है आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फिर उसके पर वजाइनल और पर उसकी हिस्ट्री लेनी है, कि मतलब आपको, क्योंकि हमने अबॉर्शन को रूल आउट करना है, थ्रेटेन अबॉर्शन की तो हिस्ट्री नहीं है। तो अगर उसकी ऑलरेडी थ्रेटेन अबॉर्शन की हिस्ट्री है, वो हमारे पास तीसरे महीने में आई है, तो हो सकता है कि उसका अभी मतलब वो प्रीशियस प्रेगनेंसी हो जाए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी सॉरी हो जाए हमारे पास। तो इसीलिए हमने पर वजाइनल डिस्चार्ज और के मुतालिक सही सही सवाल कर। आवाज आ रही है ना? मैं कह रही हूँ दोबारा बोलो, मैं यहाँ से मैंने सुना नहीं, एक समझी नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। तुम पर वजाना पर अच्छा, abdominal क्या क्या बोल रही हो? हाँ हाँ सुनो, जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अबॉर्शन की हो सकती है ना हिस्ट्री, तो हम क्या पूछेंगे कि आपको क्या नाम है, स्पॉटिंग के बारे में पूछोगी, कि और पेट में दर्द हुआ था, वो कहे हाँ पेट में दर्द हुआ, थोड़ा खून आया था, फिर मैंने थोड़ा सा एहतियात किया था, तो वो सजेस्ट कर सकता है कि शी वॉज हैविंग थ्रेटन अबॉर्शन। तो इट प्रूव्स कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। अगर हमारे पास लेट प्रेगनेंसी में वो आई है, हम उसकी तब हिस्ट्री ले रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले सवाल भी हमने पूछने होते हैं। पर वजाइनल डिस्चार्ज वगैरह, एब्डोमिनल पेन तो नहीं हुआ था, यूटीआई को रूल आउट करना होता है। ठीक है, तो ये हो गई हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और क्या है? ये तो हाइपरमेसिस लगा पड़ा है। अम्म, अच्छा, फिर हम उससे पूछेंगे कि ये तो खैर, अच्छा वो कहेगी ना हाँ मेरा अल्ट्रासाउंड फोटो हुआ था, तो हम कहेंगे फोटो में डॉक्टर ने पूछना होता है कि क्या कहा उसको, डॉक्टर ने कहा कि हाँ आपका बच्चा ठीक है, या कहेंगे कि आपके बच्चे की धड़कन सही नहीं है,
तो आप थोड़ा एहतियात करें वगैरह ऐसे, तो वो बाद में धड़कन तो खैर 6 हफ्तों बाद आती है। लेकिन इस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं कि आपको डॉक्टर ने क्या कहा था आपके फोटो के मुताबिक, वो कहेगी वो डॉक्टर ने कहा था सब सही है। या डॉक्टर ने वो क्या पता ट्विन प्रेगनेंसी और डॉक्टर ने कहा था आपको मतलब जुड़वा बच्चे होने वाले, तो वो आपने, वो अगर कहे फोटो हुआ है तो पूछेंगे कि फोटो के मुताबिक डॉक्टर ने आपको क्या बताया, ठीक है। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि अब क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा सवाल इंपॉर्टेंट ये होता है, क्योंकि फिफ्थ मंथ से क्विकनिंग होती है, यानी द मदर स्टार्ट्स फीलिंग द फीटल मूवमेंट्स, ठीक है। तो हमने पूछना होता है कि आपको बच्चे की हरकत पहली बार कब महसूस हुई। नॉर्मली अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए तो मल्टी ग्रेविडा फीमेल में 18 वीक्स पे उसको फीटल मूवमेंट फील होती है, और प्राइमरी ग्रेविडा में कितनी है, 20 वीक्स पे फील होती है, ठीक है। तो क्योंकि प्राइमरी ग्रेविडा वाले को पता नहीं होता कि ये फीटल मूवमेंट जो जो मुझे महसूस हो रही है, तो इसलिए उनको थोड़ा लेट होता है। बाकी क्विकनिंग औरतों को प्राइमरी वाले पता को होता है क्योंकि उनके लिए, हाँ, प्राइमरी वाले को कब होती है? 20 हफ्तों पे, ठीक है। मल्टी और ग्रेविडा मतलब दूसरी वाली प्रेगनेंसी ना? दूसरी प्रेगनेंसी। हाँ दूसरी हाँ pregnancy। हाँ हाँ, एक सेकेंड स्क्रीन शेयर हो गई, रुको। हाँ, तो मैं कहती कि मल्टी ग्रेविडा मीन्स कि जिसके पहले भी बच्चे हो चुके हैं, और प्राइमरी ग्रेविडा जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई हो, ठीक है। तो उससे क्विकनिंग का पूछेंगे तो फिर हम कहेंगे क्विकनिंग वाज फेल्ड मोस्ट कॉमनली फिफ्थ मंथ में फील होती है। फिर उसके अलावा अब ब्लड ग्रुप जो है और आरएच जो ब्लड ग्रुपिंग है वो गाइडलाइंस के हिसाब से सेकेंड ट्राइमेस्टर में करनी होती है। जैसे अगर औरत आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है और उसका शोहर आरएच पॉजिटिव है, तो हम उसमें क्या करेंगे कि उसको एंटी डी सीरम देते हैं, यानी रोगेम एंटीजिन देते हैं, जिसकी वजह एंटी एंटी डी सीरम देते हैं ताकि वो उसको आरएच इनकम्पेटिबिलिटी वाला सारा सीन ना हो उसका, ठीक है। तो हम उसका पूछेंगे कि आपका खून का टेस्ट ब्लड ग्रुप हुआ था, और आपको डॉक्टर ने बताया कि आपका खून यानी ये मुझे नहीं पता उर्दू में, रक्त नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला है या पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है, ये पूछ लेना। जवाब मिले तो वेल एंड गुड, ना मिले तो हम चुप कर लेंगे, ठीक है। मुझे नहीं पता इसका नेगेटिव ब्लड ग्रुप और पॉजिटिव समझेंगी या नहीं हो। फिर उसके बाद दूसरा क्या होता है कि उसको कहेंगे आपको डॉक्टर ने दवाइयां दी थी आयरन की, ठीक है। आयरन तो वो समझती है मेरे ख्याल से, तो आयरन की कैल्शियम सप्लीमेंट्स के बारे में पूछे। सेकेंड ट्राइमेस्टर में डॉक्टर क्या देते हैं, आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं, ठीक है। तो वो आपने लेना शुरू की, आपने खाती हैं। वो कहे नहीं मैं नहीं, मुझे डॉक्टर ने दी थी मैं खाती नहीं, तो हम कहेंगे नॉन कंप्लायंट विद द मेडिकेशन, शी वॉज गिवन आयरन एंड कैल्शियम सप्लीमेंट एंड शी इज नॉन कंप्लायंट टू देम। फिर हम पूछेंगे भाई आप आवाज नहीं आ खाती रही। नहीं है जैसे नहीं खाता हूँ। हाँ तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ, आ रही है, तुम दोबारा बोलो, कट गई थोड़ी। मैं कह रही मैं कह रही हूँ कि वो जो ब्लड ग्रुप वाला सवाल था वो तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूछेंगे ना? सेकंड में तो नहीं पूछेंगे ना? और अच्छा, आरएस ब्लड नेगेटिविटी। ग्रुप, हाँ एक तो देखो, जो एंटी डी सीरम होता है ना वो देते हैं 28 वीक्स पे। तो ना वो जो इंग्लिश वाले तो जो पढ़ाते हैं वो कह रहे थे कि आपने तीन चीजें थर्ड सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपने करनी होती है आफ्टर 20 वीक्स। मैंने स्क्रीनशॉट भी रखा था कि वीक 28 पे आपने सीबीसी करनी है, इसमें आपका ब्लड ग्रुप और जो रोगेम जो है यानी ब्लड ग्रुपिंग वाला हो गया, आरएच नेगेटिव आरएच पॉजिटिव वाली बात। लेकिन ये तब भी होगी अगर मदर आरएच नेगेटिव हो, उसका हस्बैंड भी आरएच पॉजिटिव हो, तब भी हमने रोगेम एंटीजन देनी है ना। अगर औरत आरएच पॉजिटिव है फिर तो करने की कोई चीज जरूरत ही नहीं है। अगर वो आरएच नेगेटिव है फिर हम उसका शोहर का ब्लड ग्रुप करवाएंगे, अगर वो आरएच पॉजिटिव निकला तो हमने फिर वो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी वाला सारा सीन करना है। उसी तरह 28 वीक्स हमने उसका ओजीटी वो जो होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ओजीटीटी, वो भी करना होता है ताकि गेस्टेशनल डायबिटीज को रूल आउट करने के लिए। उसी तरह प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन को रूल आउट करने के लिए हमने 28 वीक्स पे उसका बीपी भी चेक करना होता है। लेकिन ये सारे चीजें स्पेसिफिकली आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर दोबारा होंगी। क्यों? क्योंकि ब्लड शुगर तो उसका पहली विजिट पे भी चेक हुआ होगा, लेकिन जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है उसमें भी 28 के बाद चेक करना जरूरी है, क्योंकि उसमें क्या होता है 28 के बाद गेस्टेशनल डायबिटीज होती है। उसी तरह प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होती है। लेकिन ब्लड ग्रुप वाला अगर आपने शुरू में पूछ लिया है तो दोबारा पूछने की जरूरत नहीं, अगर आपको पता चल गया वो आरएच पॉजिटिव है तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो ऐसे ये वाली बात होती है। लेकिन आई डोंट नो इसमें एग्जैक्ट सवाल क्या पूछेंगे, लेकिन शायद हम जब वहां पे पेशेंट से सवाल पूछेंगे ना तो हमें थोड़ा खुद ही आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से सवाल को घुमाना है।
अच्छा, फिर उसके बाद हमने और क्या, आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स का पूछना है। और अगर वो कहे कि मैं दवाई नहीं खा रही, तो हम पूछेंगे वजह कि वाई यू आर नॉट टेकिंग आयरन सप्लीमेंट। वो कहे कि मुझे उसकी वजह से उल्टियां होती हैं, मुझसे खाई नहीं जाती। तो फिर हम ये हिस्ट्री में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर एनीमिया के पेशेंट है और वो नॉन कंप्लाइंट टू मेडिकेशन, उसका रीजन ये है कि वो नॉन टॉलरेबल है, तो उसमें फिर हमने आईवी आयरन की तरफ जाना होता है। ये इंडिकेशन है, इफ द वुमन इज नॉन टॉलरेबल टू ऑरल आयरन, फिर हमने आईवी आयरन की तरफ जाना होता है। ठीक है, तो ये भी अगर वो नहीं खा रही तो वजह पूछेंगे कि कोई दवा जो मतलब खानी चाहिए वो क्यों नहीं खा रही। ठीक है। फिर उसके बाद और सेकेंड ट्राइमेस्टर में वही, अगर पहले ट्राइमेस्टर में उसको टेटेनस का इंजेक्शन लगाया पट्टे में, तो अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में 4 हफ्ते गुजर गए, उसके बाद उसने दूसरा पट्टे का इंजेक्शन, सॉरी टेटेनस का इंजेक्शन कब लगवाया, पट्टों में इंजेक्शन कब लगवाया, ये पूछेंगे। ठीक है। उसी तरह फिर आप दूसरी बार जब गई थी, तब आपको आपका शुगर टेस्ट किया था, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया था। नॉर्मली जो भी प्राइवेट सेटअप में जब भी औरत जाती है ना, तो उनसे वो क्या नाम है उनका, आते के साथ ही ब्लड शुगर और ये सारी चीजें वो खुद ही, मतलब नर्स होती है, ये चेक कर लेती है पहले ही। ठीक है। और जिसका नॉर्मल होता है उसको फिर आगे वो बस कुछ कहते ही नहीं है कि क्योंकि नॉर्मल है, तो वो कहेगी कि हाँ उन्होंने मेरा ब्लड शुगर भी किया था और मेरा क्या नाम है, ये जो तुम्हारा ब्लड प्रेशर है वो भी चेक किया था। ठीक है। तो ये भी तुम्हारा हो गया। उसके अलावा सेकेंड ट्राइमेस्टर में, हाँ ये देखो, मैंने ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी के कॉजेस हो गए, अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और मोलार प्रेगनेंसी, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। हम्म। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद जो है हमने अब सेकेंड ट्राइमेस्टर से गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के रिलेटेड भी सवाल पूछने हैं औरत से, और प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के मुतालिक भी सवाल पूछने हैं। जैसे हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि आपको ये जो ये वाले फीचर्स है ना, ये 4 प्री एक्लेम्सिया के होते हैं: एपीगेस्ट्रिक पेन, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन और पीडल एडिमा। ये सडन वेट गेन, वो तो ये जरूरी नहीं है कि वो खुद बताए कि मुझे मेरे पाँव में सूजन हो गई है, मेरी आंखों में सूजन। हम कहेंगे अचानक से आपको लग रहा है कि आपका वजन बहुत बढ़ गया हो, तो वो कहे हाँ ये मेरी कलाई जो इतनी मोटी हो गई, मेरे पाँव इतने मोटे हो गए, तो वो सडन वेट गेन, एपिगेस्ट्रिक पेन, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, ये 4 होते हैं प्री एक्लेम्सिया के फीचर्स। ठीक है। तो ये हम पूछ सकते हैं कि आपको इनमें से कुछ हो रहा है, तो हमेशा जब भी आप ट्राइमेस्टर वाइज हिस्ट्री लोगे तो उसमें आपने ये चीजों को भी रूल आउट करना होता है, यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के फीचर्स को। आई समझ? हाँ ये देखो, और फिर हमने दूसरी बाकी वही सारी चीजें करनी होती हैं। आयरन और कम, सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्पेसिफिक क्या सवाल, और हाँ एक तो आयरन कैल्शियम की सप्लीमेंट्स ली, दूसरा आपको बच्चे की हरकत कब महसूस हुई, तीसरा आपने ये एनोमली स्कैन का पूछना था कि आपका अच्छा मुझे ये बताओ कि हम ट्राइमेस्टर तो बोल रहे हैं, हम उस औरत को कैसे बोलेंगे कि आपका ट्राइमेस्टर कौन सा चल रहा था, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका ये, उर्दू में सिंधी में क्या बोलेंगे औरत को, पता है इसका? शायद हम शायद हम शायद नेक्स्ट सवाल करेंगे ना, जैसे अगर सपोज हम उससे पूछेंगे कि भाई आपका कौन सा महीना चल रहा है, तो उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि भाई अभी इसका कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा होगा, फर्स्ट या सेकंड। तो फिर अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होगा तो फिर हम उससे पूछेंगे कि भाई जैसे आप पहली दफा जब गए होंगे तो आपके ये चीजें हुई थी क्या, ये चीजें हुई थी क्या, ऐसे पूछेंगे। फिर हम पूछेंगे कि दोबारा आप गई थी, दोबारा कब गई थी आप हॉस्पिटल या कभी जो भी। फिर उसके हिसाब से हम पूछेंगे कि दोबारा फिर हम पूछेंगे कि भाई आपने ये सप्लीमेंट्स लेना शुरू करी थी, कब लेना शुरू करी थी, कैसे ली थी। ऐसे पूछेंगे ना मिक्स करके, उसको तो नहीं बोलेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर। हाँ फर्स्ट ऐसे। ट्राइमेस्टर को हम इज इक्वल बोल लेंगे कि भाई पहला विजिट टू द हॉस्पिटल वगैरह, और फिर उसने सब कुछ करवाया, और फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में हम कर लेंगे कि दोबारा यानी गई हो, या फिर कुछ टाइम बाद आपने ये चीजें करवाई हो। वो तो क्योंकि हम खुद ही पूछेंगे ना कि भाई अच्छा आपको बच्चे की हरकत महसूस होना शुरू हुई है, वो बोलेगी हाँ, तो हम उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि हाँ भाई ये सेकंड ट्राइमेस्टर का केस हो रहा है। हाँ सही। और उसी तरह उसी से ऐसे भी हो सकता है कोई औरत पहली बार ही हॉस्पिटल विजिट 5 महीने पे करे, तो हम कहेंगे बच्चे की हरकत महसूस होने के बाद हॉस्पिटल गई थी, वो क्या पहली बार ही महसूस हुई थी फिर मैं हॉस्पिटल गई थी, ऐसे भी केसेस आ सकते हैं। तो मीन्स कि हम कहेंगे शी हैज विजिटेड हर फॉर द एंटीनेटल चेकअप इन द XYZ ट्राइमेस्टर इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसे पता चल जाएगा, यानी उसने जो पहले ट्राइमेस्टर वाली चीजें वो उसने स्किप कर दी हैं सारी। ठीक है। हाँ, उसने वो सब उसी चीजें तरह, करवाई नहीं है। हाँ उसी तरह फिर अब जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें लेवल 2 स्कैन होता है, जिसको हम कहते हैं टीफा, यानी टीफा की क्या फुल फॉर्म थी,
टारगेटेड इमेजिंग फॉर फीटल एनोमलीज, जिसपे हम कंजेनाइटल एनोमलीज को रूल आउट करते हैं कि पेशेंट को कोई, बच्चे को कोई कंजेनाइटल एनोमलीज तो नहीं। उसमें हम सवाल ये पूछेंगे कि बड़ी मशीन वाला फोटो तो नहीं हुआ था जिसमें बच्चे के नुक्स के बारे में बताया जाता है। बड़ी मशीन वाला टेस्ट। हाँ, फोटो, अल्ट्रासाउंड, फोटो हुआ था। जिसमें बच्चे के नुक्स के बारे में बताया जाता है। वो कहे हाँ हुआ था, उन्होंने कहा था बच्चा बिल्कुल ठीक है, सेहतियाब है, ठीक है, बात खत्म हो गई। सिंधी में कैसे बोलेंगे? वॾी मशीन वारो फोटो थियो तव्हांजो, जंहिंमें ॿार जे मतिलबु नुक्स जे बारे में ॿुधाईंदा आहिनि त ॿार खे कोई मसइलो त कोन्हे। अच्छा, उसके बाद, अच्छा, फिर अगेन तुमने यही फीवर विथ रेश, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन को रूल आउट करना है, उसके अलावा यूटीआई को रूल आउट करना है। और क्या था? और क्या करेंगे? क्विकनिंग पूछनी है, फीवर विथ रेश की हर इसमें आएगी। फिर पर वजाइनल, पर यहाँ पे लिखा नहीं है इस वाली पिक्चर में, लेकिन पर वजाइनल पर पीवी डिस्चार्ज वगैरह का भी अगेन पूछना है। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनलेस वजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है, जस्ट उसको खून आए जा रहा है और लेकिन वजह कोई भी नहीं है। पेनलेस ब्लीडिंग, सॉरी, वजाइनल डिस्चार्ज में ब्लीडिंग जो है उसका मोस्ट कॉमन क्या क्या होता है? इन सेकेंड ट्राइमेस्टर पेनलेस ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन क्या होता है? सर्वाइकल इनसफिशिएंसी, यानी उसकी सर्वेक्स की साइज छोटी है, जिसकी वजह से उसका वो जो यूट्रस है, वो सर्वेक्स जो है वो होल्ड ही नहीं कर पा रहा प्रेगनेंसी को। तो उसके लिए इसको क्या कहते हैं? बीमारी को सर्वाइकल इनसफिशिएंसी। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंटिंग कंप्लेन उस पेशेंट की क्या होगी? पेनलेस ब्लीडिंग फ्रॉम द वजाइना इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर। इसके लिए मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इसका? सर्वाइकल इनसफिशिएंसी। हाँ, हाँ, इनकम्पिटेंस भी दूसरा इसका नाम होता है। उसमें फिर हम कहेंगे कि वो क्या नाम है, उसमें ये कहेगी कि नहीं, फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है कि सर्वाइकल सर्कलाज करवाते हैं, सर्जरी है। उसका हमारी हिस्ट्री से कुछ नहीं जाए, लेकिन फिर भी अगर पूछेंगे हुआ, वो अगर कहे कि हाँ हुआ था, फिर मेरी एक सर्जरी हुई थी और इस तरीके से, तो क्या पता हुई हो, तो हम ये हिस्ट्री में ऐड करेंगे बात। फिर इस तरह थर्ड ट्राइमेस्टर में हम कहेंगे कि आपने हॉस्पिटल आप आई थी, उसके बाद आप कब हॉस्पिटल गई, आपको जब तीसरे आप जब गई तो आप तब बच्चे की धड़कन आपको महसूस हो रही थी या नहीं। वो ये कहे कि मुझे कम महसूस हो रही थी इसलिए मैं हॉस्पिटल गई थी, तो ये भी हमने मेंशन करना होगा हिस्ट्री में। फिर उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में और क्या है? आपका ब्लड, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रायर टू प्रेगनेंसी भी आप सीबीसी कर सकते हो, अगर पेशेंट वीकनेस के साथ आ रही है सीबीसी में आपको हीमोग्लोबिन पता चल जाएगा, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने क्योंकि प्रेगनेंसी ब्लीड वजाइनल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन हो, दोनों में ही क्या होता है? ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो सी आपका ब्लड का टेस्ट हुआ था, आखिरी बार कब हुआ था, उसमें क्या आया, फिर डॉक्टर ने खून की बोतल चढ़ाई तो वो आप मेंशन करोगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था उसको, ठीक है। उसी तरह फिर अगर टेटेनस का इंजेक्शन वो कहीं शुरू में नहीं लगा तो हम पूछेंगे कि आखिरी बार आपको अभी कोई पट्टे में इंजेक्शन लगा है, वो कहे हाँ लगा है, तो मीन्स कि वो टेटेनस का होगा, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये रहा फीटल मूवमेंट। फीट आयरन कैल्शियम की सप्लीमेंट्स हो गई। फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि वो कहे कि हाँ हुआ था, फिर आपका फोटो हुआ था तीसरे ट्राइमेस्टर में। फिर वो पूछेंगे कि फोटो में डॉक्टर ने क्या क्या, उसने कहा कि बच्चा आपका उल्टा है, ठीक है, तो उल्टे से पता चल जाएगा, ब्रीच प्रेजेंटेशन है। फिर उन्हें कहा था कि आप 36 वीक्स पे आना, क्योंकि आई थिंक अब मुझे वीक शायद याद नहीं है, 36 वीक पे हम अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है, यानी जो हेड है वो ऊपर की तरफ है, और जो पाँव है वो पेल्विक तक की तरफ है, तो फिर हम ईसीवी करते हैं, एक्स्ट्रा सिफेलिक वर्जन, ठीक है, ये मेनोवर होता है, वो करके फिर हम 36 वीक पे बच्चे को नॉर्मल जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन पे ले आते हैं, ठीक है। तो वो कहे कि हाँ 32 पे स्क्वेन हुआ था, उन्होंने कहा आपका बच्चा उल्टा है, फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप 36 वीक्स पे आना। अच्छा, फिर उसी तरह वेट गेन हम पूछेंगे कि आपको क्या, आपका प्रेगनेंसी से पहले कितना वजन था, अब कितना है, अगर उसने पहले चेक नहीं किया तो बात खत्म, वेट, लेकिन तो वेट गेन की बात नहीं बनेगी क्योंकि उसको पहले का ही नहीं पता, तो वो बता कैसे सकती है कि प्रेगनेंसी में कितना बड़ा। अगेन वही फीवर विथ रेश की हिस्ट्री। फिर उसके अलावा प्री एक्लेम्सिया को रूल आउट करोगी, फिर उसी तरह यूटीआई को रूल आउट करोगी थर्ड ट्राइमेस्टर में ही। उसी तरह फिर
ब्लड और वजाइनल डिस्चार्ज का डिस्चार्ज को तो कोई नहीं हुआ। उसके अलावा नॉर्मली औरतों को ल्यूकोरिया इन थर्ड ऑफ प्रेगनेंसी जिसको कहते हैं, वो थर्ड ट्राइमेस्टर में हो सकता है। तो उसके लिए आपने अमाउंट पूछनी है, फाउल स्मेलिंग का बारे में पूछना। अगर फाउल स्मेलिंग है तो इन्फेक्शियस हो गया, तो फिर वो अलग चीज हो गई। अगर वो कोई कोई बदबू नहीं है, बस पानी आता है, थोड़ा बहुत आता है, और ज्यादा उसको चेंज नहीं करनी पड़ती शलवार वगैरह, तो इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो वो ल्यूकारिया ऑफ प्रेगनेंसी आप कह सकते हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह थर्ड ट्राइमेस्टर में अब ब्लीडिंग हो रही है, तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है कि अगर वो पेन लेस है तो उसका कॉज होगा प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। यानी जो प्लेस आपका जो यूट्रस होता है उसके जो इंटरनल ओस है ना, उसके सराउंडिंग में ही समझो क्लोज कर दिया है प्लेसेंटा ने उसको। तो वो प्लेसेंटा क्या कर रहा है, ब्लीड कर रहा है, तो इसलिए बस वहां से उस प्लेसेंटा से, क्योंकि प्लेसेंटा में इतनी ब्लड वेसल्स होती है ना, तो वो बस ब्लीड कर रहा है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर पेनलेस ब्लीडिंग की हिस्ट्री आ रही है थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो गया, प्लेसेंटा प्रीविया। लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी पेनलेस ब्लीडिंग के साथ हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर उसके लिए आप फिर फर्दर एग्जामिनेशन वगैरह करोगे, अल्ट्रासाउंड करोगे, प्लेसेंटा की लोकेशन देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा। उसी तरह जो सर्वाइकल इनसफिशिएंसी इनकम्पिटेंस है, उसके लिए भी हमें पहले से ही पता चल जाए। अगर स्कैन अल्ट्रासाउंड स्कैन हुआ होगा और सर्वाइकल लेंथ मेयर की गई होगी और वो ऑलरेडी कम है, तो वो डॉक्टर ऑटोमेटिकली सेकंड ट्राइमेस्टर में उसका सर्वाइकल सर्कलाज कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सवाल वाल पूछ के चीजें समझ आ जाएंगी। उसी तरह फिर आपने इन्फेक्शन को रूल आउट करना होता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या सर्विसाइटिस यानी इन्फेक्शन तो नहीं हो गया जिसकी वजह से उसको ब्लीडिंग हुई, या सर्वाइकल कोई पोलिप था, हिमोरॉइड्स। अगर वो कहे ब्लीडिंग है तो हमने पक्का करना होता है कि वो बच्चेदानी से ही ब्लीडिंग है। अगर वो कहे कि हम कहेंगे, वो कहे ब्लीडिंग होती है, हाँ मुझे होती है, बच्चेदानी से होती है, फिर कहेंगे जब कब्जी है, आपको कब्जी के साथ ब्लीडिंग हो रही है, तो वो हेमोरॉइड्स हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो प्रेगनेंसी की वजह से हो। उसी तरह फिर दूसरा क्या है कि अगर वो कहे, अब वार्ड में तो ऐसी पेशेंट नहीं होगी, लेकिन वैसे एमसीक्यू के हिसाब से बता रही हूँ कि ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन पेनफुल ब्लीडिंग हो रही है इन थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। पेनफुल थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है उसका प्लेसेंटल अब्रप्शन, यानी जो यूट्रस है उससे प्लेसेंटा सेपरेट हो गया अचानक खुद ही, ठीक है। सेपरेट हो गया तो वो क्या नाम है, उसकी वजह से उसको ट्रैक्शन आ रही है, तो वो ब्लीड तो करेगा प्लेसेंटा खुद, लेकिन पेनफुल ब्लीड करेगा, तो वो एब्रप्शन हो गया, ठीक है। तो ये एक दो कॉजेज हो गए। और ये यूट्राइन रप्चर, सॉरी, रेयर है, लेकिन दूसरा यूट्राइन रप्चर का तो मोस्ट कॉमन है ना, प्रेगनेंसी में होता है। प्रीवियस अगर उसका सी सेक्शन हुआ है तो इस वाली प्रेगनेंसी में उसका यूट्राइन रप्चर कर सकता है, लेकिन ये लेबर के दौरान की कॉम्प्लिकेशन है, वार्ड में तो नहीं होगी इतनी ऐसी कोई पेशेंट, ठीक है। अच्छा, ये भी के पूछ सकते हैं कि शी कैन, ये पूछ सकते हैं कि पानी कितना आता है, कि आप जहां बैठती है वहां पीछे मतलब एक गोल दायरा पानी का, सीट गीली हो जाती है, ऐसे पूछ सकते हो। जहां बैठती हो वहां पे सीट गीली हो जाती है, जहां पे आप बैठती हैं इतना पानी आता है, तो ये भी सवाल हो सकता है। टाइमिंग ऑफ ऑनसेट ऑफ लीकेज, अमाउंट, कलर, उसके साथ पेन एसोसिएटेड है और ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये सवाल होते हैं कि कितनी लीकेज हो रही है और कितनी अमाउंट है, कलर हमेशा पूछना होता है, उसके साथ एसोसिएटेड विथ पेन है या नहीं। अगर वो एसोसिएटेड विथ लेबर पेन है तो वो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से हो सकता है, जिसको हम आरओएम कहते हैं, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। लेकिन जस्ट नो पेन, कुछ भी नहीं है, पानी आ रहा है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं आ रहा, और बिल्कुल क्लियर वाटर है, तो ये वजाइनल डिस्चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको बस बेड रेस्ट का कहना होता है ये उसके। वॉटरी डिस्चार्ज का ना? क्या? हाँ, वाटरी ये डिस्चार्ज वॉट होगा। हाँ, या तो कह सकती है थोड़ा सा म्यूसिनस टाइप है, लेकिन ल्यूकोरिया तो वाटरी होता है, कि बस वो कह के शलवार मेरी गीली हो जाती है। फिजियोलॉजिकल वजाइनल डिस्चार्ज इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोरिया ऑफ प्रेगनेंसी। या फिर वो कहे पानी आता है, लेकिन हमें कंफर्म करना होगा कि कहीं वो यूरिन ना लीकेज हो रही हो, क्योंकि प्रेशर की वजह से ब्लेडर पे प्रेशर पड़ सकता है, वो यूरिन लीकेज भी होती हो। तो यूटीआई, अच्छा, यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस का भी प्रेगनेंसी में पूछा था, कहीं आपको पेशाब रुक रुक के तो नहीं आता, यूरिनरी डिटेंशन तो नहीं होती, क्योंकि ब्लेडर पूरा कंप्रेस होता है ना। उसी तरह आपको यूरिनरी इनकंटिनेंस का पूछना है कि आप जब आपको छींक आती है, खांसी आती है, तो आपका पेशाब तो नहीं निकल जाता, तो उसके मुतालिक भी सवाल पूछने होते हैं, ठीक है। उसी तरह फिर
और क्या है, और अगर वो कहे कि मुझे बच्चेदानी से क्या है, वाइट कलर का थिक सफेद रंग का डिस्चार्ज होता है, बहुत ज्यादा, साथ में खारिश भी होती है, इचिंग की भी हिस्ट्री हो, और वाइट डिस्चार्ज हो तो कैंडिडियासिस हो सकता है। अगर वो कहे कि डिस्चार्ज होता है लेकिन वो पस की तरह होता है, उसमें बदबू होती है और गंदी बदबू होती है, तो वो ट्राइकोमेनियासिस हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्मेल हमेशा पूछनी होती है, कलर पूछना होता है, जो भी लीकेज फ्लूइड आए, ठीक है, उसके मुतालिक। उसके अलावा, हाँ देखो, थर्ड ट्राइमेस्टर में आप क्या पूछेगा, फीटल मूवमेंट्स आपने जब अप्रिशिएट की हो रही थी, आपको महसूस हो रही थी, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ गया, यूटीआई का पूछना है, ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन, लीकेज वगैरह का। ठीक है, आयरन कैल्शियम की सप्लीमेंट्स ली, अल्ट्रासाउंड के बारे में पूछा, इस तरीके से। नॉर्मली डब्ल्यूएचओ कितनी रिकमेंड करता है कि 8 विजिट्स हों, होती नहीं है यहाँ पे किसी की भी, लेकिन 8, डब्ल्यूएचओ मतलब पूरी प्रेगनेंसी के दौरान 8 बार हो रहता है हॉस्पिटल। अच्छा, हाँ, फिर ये तो होगी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लेनी है प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। उसमें हमने कहानी शुरू करनी है, अगेन कितने सालों से शादी हुई है, और उसके अलावा कजन मैरिज है या नहीं, क्योंकि अगर कजन मैरिजेस है तो आप कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस की तरफ आपका दिमाग जाएगा, अगर कजन मैरिज नहीं है तो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस नहीं होंगी। ठीक है, फिर आप भले अपना जीपीएलए स्कोर दोबारा रिपीट कर दो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में। ठीक है, तो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री आपने मैरिटल हिस्ट्रीज मतलब ईयर्स ऑफ मैरिज, कजन मैरिजेस, और कोई इनफर्टिलिटी तो नहीं थी या इसके लिए आपने इलाज करवाया, उसके मुतालिक सवाल पूछ सकते हो। फिर उसके बाद आपने हर एक एक प्रेगनेंसी के मुतालिक सवाल पूछना है। फॉर एग्जाम्पल वो कहे कि मैं 4 बच्चे पहली बार पहले पैदा हो चुके, मतलब क्या कहेंगे, 4 बार हमल हो चुका है, तो हम पूछेंगे शादी के पहला हमल शादी के कितने अरसे बाद हुआ। फिर उस हमल के मुतालिक सारे सवाल पूछेंगे, उसके लिए मैंने बॉक्स बनाया था। हाँ, तो वो जो मेरे पास बुक है ना वार्डमेट, उसमें लिखा है कि उसको हमेशा टेबुलेटेड फॉर्म में आप मेंशन करो, नंबर ऑफ हम्म। प्रीवियसली, आपको आपको बताने में आसानी हो। तो हमेशा लेकिन गैप इन प्रेगनेंसी भी बताया करो कि हर प्रेगनेंसी के दौरान कितना गैप था, उससे पता चलेगा। अगर इंटर गैप प्रेगनेंसी, डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है 3 साल का गैप होना चाहिए हर प्रेगनेंसी के दरमियान। अगर उससे कम है तो ये आपको क्या सजेस्ट करेगा कि वो जब औरत ज्यादा फ्रीक्वेंटली प्रेग्नेंट होती है तो मीन्स कि उसके अंदर न्यूट्रिशनल ऑटोमेटिकली कमी हो जाती है, क्योंकि वो जितना खाना खा रही है उसे बच्चा भी उसकी फीड को ले रहा है ना, और फिर ब्लड लॉस भी होता है। तो उसमें ज्यादा जिसकी जो फ्रीक्वेंटली प्रेग्नेंट होती हैं उनमें आयरन डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो गैप इन प्रेगनेंसी भी पता करना जरूरी होता है। तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी 1 लिखोगे, गैप इन बिटवीन यानी पहली प्रेगनेंसी शादी के कितने अरसे बाद हुई। ठीक है, फिर उसके बाद ये 1 2 3 7 बॉक्सेस बना देंगे, गैप इन प्रेगनेंसी, फिर अभी करंटली वो बच्चा कितना है, चाइल्ड और नाम भी लिख देना। फिर वो कैसे हुआ था, अगर वो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो तो स्पॉन्टेनियस वर्टेक्स डिलीवरी उसने लिखा था कि ये बोलना होता है। ठीक है, अगर वो सी सेक्शन हुआ है तो उसके मुतालिक। फिर अगर वो कहे कि नहीं मुझे पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ था, तो फिर आपने फिर उसके मुतालिक सवाल पूछने हैं कि ऑपरेशन से क्यों हुआ था, वजह क्या थी। तो जैसे पूछेंगे ऑपरेशन क्या था, इमरजेंसी था या इलेक्टिव था। ठीक है, यानी आप अचानक हॉस्पिटल आई, फिर उन्होंने कहा कि मतलब इमरजेंसी में उन्होंने आपका सी सेक्शन किया, या पहले से आपको पता था कि सी सेक्शन होना है। ठीक है, उसी तरह खून की बोतल चढ़ी थी आपको या नहीं। और सी सेक्शन एक होता है, आप मतलब वो लेबर पेन के साथ आप आई, एक होता है इंड्यूस करवाना लेबर, एक होता है आपको नॉर्मली नेचुरली लेबर पेन हुए। तो वो पूछेंगे कि आपको दवाई दी थी, फिर उसके बाद आपको दर्द हुआ बच्चे का, क्या पूछेंगे, बच्चा होने का दर्द हुआ, क्या कहेंगे, दूध हो रहा था या फिर आपको दर्द दिया गया था, ऐसा तो नहीं पूछेंगे। दवाई, हाँ वो कहेगी गोली रखी थी फिर मुझे दर्द होना शुरू हो गया, ऐसे बोलती हैं औरतें। ठीक है, तो गोली रखी थी आपको फिर दर्द हुआ था, फिर बच्चा हुआ था, या फिर आप को मतलब सूर हुए, सिंधी में पूछ रहे हैं, सूरत थिया तव्हांखे पोइ अस्पताल वठी आया, या वरी गोरी रखियो पोइ सूर थियण शुरू थिया, आई समझ। रिश्ता बोलो। तव्हांखे सूर थिया पोइ अस्पताल तव्हां आयो, या गोरी रखियो पोइ तव्हांखे सूर थियण शुरू थिया। सूर मतलब दर्द, तव्हांखे सूर तो मतलब थिया आप, तव्हां अस्पताल आयो। तव्हांखे सूर अस्पताल थिया तो तव्हां अस्पताल आया, मतलब आपको लेबर पेन हुआ तो आप हॉस्पिटल आए, या फिर उन्होंने गोली रखी फिर आपको पेन हुआ। या सिंधी बोलो। तव्हांखे सूर थिया त पोइ तव्हां अस्पताल आयो, या हुननि गोरी रखी पोइ तव्हांखे सूर शुरू थिया। अच्छा या होने गोली रखी का दर्द शुरू थिया, ठीक है।
हम्म। फिर पूछेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई थी या नहीं। और फिर उसके अलावा सी सेक्शन के बाद मोस्ट कॉमनली ये मैंने बताया था ना, एंडोमायोमेट्रोसिस की वजह से क्या फीवर होता है, तो हम पूछेंगे ऑपरेशन के बाद आपको बुखार तो नहीं हुआ था या आपके, और उसी तरह फिर ये तो उसके स्पेसिफिक टू एल सी सेक्शन के सवाल हुए, ठीक है। फिर उसी तरह हमने ये सवाल भी पूछने होते हैं कि ये रहा पीरियड ऑफ, और बच्चा कितने हफ्तों पे पैदा हुआ, वो क्या पूरे हफ्तों पे, तो आप ऑटोमेटिकली 40 लिख दोगे, ठीक है, उसको एग्जैक्ट भले याद ना हो पूरों पे, वो क्या नहीं, बच्चा पहले हो गया था, और मतलब वो ऑटो बताएगी कि 34 में हुआ था या 7वें महीने में हो गया था या 8वें महीने में हो गया था, ये बताती हैं वो औरतें। जब कोई बच्चा 6 7th मंथ में होता है तो उस औरत को पता होता है, ये मीन्स कि प्री टर्म लेबर हुआ। तो वो कहे 7th मंथ में हुआ, तो तुम इसको वीक में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख लेना। फिर उसके साथ आपको हमल के दौरान कोई तकलीफ हुई थी, यानी आपका शुगर बढ़ गया हो, ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, या फिर आपके बच्चे को की धड़कन कम हो गई हो, या फिर वो कहें कि बार बुडल पैदा हुआ, इसका मतलब क्या होता है कि पेशेंट को ओलिगोहाइड्रोमनियस या पॉलीहाइड्रोमनियोस का मसला हो गया हो, ठीक है। जब कौन पॉलीहाइड्रोमनियोस मीन सा? बुडल, यानी वो जो एमनियोटिक फ्लूइड है, डूब उर्दू में कहते हैं, उर्दू का मुझे नहीं पता, सिंधी में कहते हैं बुडल बार पैदा थे, यानी एमनियोटिक सेक के अंदर ज्यादा फ्लूइड था, ठीक है। अब मुझे पॉलीहाइड्रोमिनस। होली कहेंगे या ओलिगो कहेंगे ये मुझे नहीं पता, बुडल बार ऐसे पूछते हैं। अब पॉली उसका तो मतलब, मतलब पेट में ज्यादा पानी था, ऑली मतलब पानी कम था। हाँ तो अब बुडल मीन्स कि डूबा हुआ, सिंधी में उर्दू बुडल जो मतलब उर्दू में है डूबा हुआ, लेकिन आई डोंट नो डूबा हुआ का इनका मतलब क्या होता है, ओलिगो या लेकिन उससे पता चल गया कि हमारी IUGR तो था ना, मतलब ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट, ओलिगो हो पोलियो दोनों में बच्चा का अफेक्ट होता है, तो उसकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होगी। तो हम कहेंगे कि हाँ प्री टर्म लेबर हुआ था, या फिर वो कहेंगे कि बार बुडल पैदा थे हो, तो यानी इन यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन थी, IUGR था, ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और पुडल पैदा थी वो मतलब IUGR है। हाँ फिर उसके बाद बच्चा कितने वेट का पैदा हुआ, अगर वो कोई 5 किलो, फॉर एग्जाम्पल 4.5 kg का हुआ था, मैक्रोसोमिया हो गया इसका मतलब, फिर मतलब गेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटस हो सकती है, ठीक है। तो उसकी वजह से मैक्रोसोमिया होता है। या औरतों को वजन पता होता है, जैसे मेरी अम्मी को तो अपने सारे बच्चों के जितने वजन के पैदा होते हैं ना, अम्मी को याद था, तो हो सकता है बाकियों को भी याद हो, आई डोंट नो। फिर ये पूछेंगे आपने ब्रेस्ट फीड करवाया था और तो खुद कितने अरसे तक खुद ही अपना दूध पिलाया था, तो ये सवाल भी पूछना होता है। ये 7 बॉक्सेस होते हैं। अगर फिर फर्दर वो इसकी सेकंड प्रेगनेंसी अबॉर्शन हुई होगी, तो वो लिखेंगे शी कंसीव्ड फॉर द सेकंड टाइम आफ्टर 2 years एंड शी अंडरवेंट अबॉर्शन, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे अबॉर्शन। अबॉर्शन के लिए फॉर एग्जाम्पल इट वॉज स्पॉन्टेनियस, यानी अबॉर्शन खुद ही आर्टिफिशियली अबॉर्शन करवाया गया, अगर कोई कंजेनाइटल एनोमली थी उसकी वजह से, या फिर खुद ही अबॉर्शन हो गया था। कितने हफ्तों पे हुआ था अबॉर्शन हुआ है, तो मीन्स के लेस देन 20 वीक्स, या खुद ही बता देगी कि मतलब अबॉर्श बच्चा जाया हो गया था वो 1 2 हफ्तों में, या कुछ भी वो खुद ही बता देगी, ठीक है। फिर उसके साथ आपको क्या हुआ था, पेट में दर्द, खून आना, या फिर आपका शुगर बढ़ गया हो, ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, तो वो बता सकती है। फिर ऑफकोर्स ब्रेस्ट फीड का सवाल ही नहीं पता होता जब वो लाइव बर्थ ही नहीं थी। उस तरीके से और भी सवाल होते हैं। देखो यहाँ पे और भी क्या सवाल होते हैं कि प्रेगनेंसी कितने अरसे बाद हुई, फिर आपने IUGR और प्री एक्लेम्सिया और गेस्टेशनल डायबिटीज को रूल आउट करना है। फिर अगर लेबर था तो आपको खुद ही हुआ, इंडक्शन ऑफ लेबर मीन्स कि वो जो था ना गोली रखी फिर दर्द शुरू हुआ, तो वो इंडक्शन ऑफ लेबर हुआ, ठीक है। यानी उसके 40 वीक्स कंप्लीट हो गए होंगे, या उसकी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी, तभी डॉक्टर को इंडक्शन ऑफ लेबर करनी पड़ी, इससे इसी से हमें अंदाजा हो जाता है, ठीक है। फिर टाइप ऑफ डिलीवरी नॉर्मल थी, या फिर सर्जरी हुई, या फिर असिस्टेड मतलब फोर्सेप या वैक्यूम डिलीवरी, अब आई डोंट नो ये क्या कहती हैं असिस्टेड वैक्यूम डिलीवरीज को। और एपिसियोटोमी का भी मुझे नहीं पता, इसको उर्दू में क्या कहते हैं पता है। नहीं। अच्छा मैं अम्मी से पूछ के बताऊंगी। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन अबॉर्शन का हुआ था, तो हाँ उससे क्योंकि पूछ। वो तो बच्चों को वही अगर अगर बच्चा पैदा होके मर गया तो उसको भी वो मरा हुआ कंसीडर करेगी, अब पेट में मर गया तो भी मरा हुआ कंसीडर होगा, तो वो क्या मतलब उसको अबॉर्शन को हम कैसे पूछेंगे कि आपका बच्चा मर गया वगैरह।
नहीं नहीं, वो यूं कहेंगे कि बच्चा पेट में ही मर गया था, या फिर तो वो बच्चा या फिर बच्चा पैदा होने के बाद मतलब उसको आईसीयू में शिफ्ट हुआ, निक्यू में जो होता है बच्चों वाला, नियोनेटल आईसीयू में, वहां एडमिट हुआ, फिर बच्चा मर गया, तो वो तो सब बता सकती है, वो औरत को पता होगा अपनी प्रेगनेंसी का। तो स्टिल बर्थ कहेंगे उसको, अगर पेट में दोनों अगर ही स्टिल, अबॉर्शन। अच्छा, जो पैदा हुआ, पैदा होते के साथ मर गया, वो भी तुम्हारा स्टिल बर्थ में कंसीडर होगा, और जो पेट के अंदर मर गया वो भी स्टिल बर्थ होगा। लेकिन अगर कोई 1-2 साल के बाद मर गया, वो स्टिल बर्थ कंसीडर नहीं होगा ना, वो तो ही वॉज लेटर डाइड बिकॉज ऑफ एक्स वाई, वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, खुदा ना खास्ता। ठीक है, तो वो तो फिर अलग ही चीज हो गई। भाई जैसे हमने बोला कि अबॉर्शन तब होता है कि अगर बच्चा 20 हफ्ते के होने से पहले मर जाए, ठीक है, तो अब ये चीज हम वहां से कैसे पूछेंगे? बच्चा जाया हो गया और मुर्दा पैदा होने में वो खुद ही डिफरेंशिएट कर ले कि इट वाज स्टिल बर्थ, या जाया में वो कहेगी कि मिसकैरेज, अबॉर्शन, ये सारे हो गए, ये लेस देन 20 वीक्स वाला। जब वो ठीक। बच्चा मतलब मुर्दा पैदा हुआ, तो मीन्स कि उस, क्योंकि वो दफनाते हैं 28 वीक्स वाले को, ठीक है, तो उसकी शेप बच्चे जैसी होती है, तो उसको पता होता है कि मुर्दा